हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था। तो आज जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेम है मोनेरा। तो आज हम मोनेरा जो किंगडम है उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। तो जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, आर.एच. विटेकर ने अपना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर उन्होंने जो पहला किंगडम दिया था उसका नाम था क्या, मोनेरा। दूसरा दिया था उसका नाम था प्रोटेस्टा, और जो तीसरा दिया था उसका नाम था फंजाई। चौथा इसी प्रकार से प्लांटे, और पांचवा था एनिमेलिया। तो जो मोनेरा था, मोनेरा के अंदर हमने देखा था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे। और जो प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे वो आ रहे थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट थी प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट थी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी ना। इसी प्रकार से जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो आ रहे थे प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक। तो उसमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट थी, उसमें यूकैरियोटिक सेल्स थी वो प्रेजेंट थी। तो हमने यहाँ तक देख लिया था ये आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसी के अंदर एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, वो ये है कि वायरस आपने सुना होगा, वायरस होते हैं, लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं। एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसी को लाइकेन बोलते हैं। तो वायरस हो गए, लाइकेन हो गए, और इसी प्रकार से कुछ और जीव होते हैं जैसे प्रायोन्स बोलते हैं और वायरोइड्स बोलते हैं। इनको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये वायरस, लाइकेन, प्रायोन्स और वायरोइड्स ये किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आते। ये आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी नहीं आते ये ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स नहीं आते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर? वायरस नहीं आता है, और लाइकेंस भी नहीं आता, प्रायोन्स भी नहीं आता, और वायरोइड्स भी नहीं आते। ये जो प्रायोन्स, लाइकेंस, वायरस और वायरोइड्स आगे वाले सेगमेंट में हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर के। ये किसी भी किंगडम में नहीं आते, नॉट कम इन एनी किंगडम। तो चलिए आज का जो अपना मेन टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो अपना जो पहला किंगडम हम पढ़ेंगे आज से वो होगा मोनेरा। मोनेरा किंगडम को हम आज पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोनेरा को हम पढ़ेंगे कैसे। तो मोनेरा के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो उनका सबसे पहले हम हैबिटाट देखेंगे कि मोनेरा किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वो रहते कहाँ हैं। दूसरा हम चीज़ देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है। ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर, उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उनका, क्योंकि मोनेरा के अंदर मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल उनमें प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे। और तीसरा हम देखेंगे न्यूट्रिशन, कि मोनेरा किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे लेते हैं। चौथी चीज हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन वो कैसे करेंगे, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए वो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करेंगे। और पांचवी चीज हम देखेंगे कि मोनेरा किंगडम का क्लासिफिकेशन। मोनेरा किंगडम के अंदर भी क्लासिफिकेशन हुआ आगे जाकर के, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना। तो जो मोनेरा है, सबसे पहले मैंने आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, मोनेरा किंगडम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट पढ़ेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स की सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मोनेरा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आएंगे, तो मोनेरा के अंदर वो कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो मोनेरा किंगडम के अंदर आएंगे।
तो मोनेरा के अंदर केवल एक ही मेंबर आता है। मोनेरा के अंदर क्या होता है, ओनली वन मेंबर एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर केवल एक ही मेंबर आता है, वो मेंबर है बैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर क्या है, केवल बैक्टीरिया ही आता है, तो बैक्टीरिया है इज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है ऑफ मोनेरा किंगडम का, मोनेरा किंगडम का। सोल का मतलब होगा क्या, अकेला, अकेला ही जीव है पूरे मोनेरा किंगडम के अंदर, कौन, बैक्टीरिया, जो मोनेरा किंगडम में पाया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो हैबिटाट होगा, क्या है हैबिटाट, पहले देख लिया मैंने मोनेरा के अंदर कौन है, बैक्टीरिया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या, हैबिटाट, कि जो बैक्टीरिया है जो मोनेरा किंगडम के अंदर आ रहा है वो रहता कहाँ पे है, वो रहता कहाँ पे है उसको पढ़ेंगे हम। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, कहा जाता है कि वो हर जगह रहते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में भी रह सकते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे भी रह सकते हैं, या डेजर्ट हो वहाँ पे भी रह सकते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो वहाँ पे भी रह सकते हैं। जैसे समुद्र में नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, तो वो डीप सी में भी रह सकते हैं, जहाँ पे प्रेशर हाई है वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। कुछ वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रह सकते हैं या कुछ के ऊपर भी रह सकते हैं, किसी के कुछ एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में भी रह सकते हैं वो। तो देखते हैं हैबिटाट इसका। तो हैबिटाट में हम सबसे पहले लिखेंगे कि वो हैबिटाट के अंदर पहला नॉर्मल हैबिटाट उनका कौन सा है, नॉर्मल हैबिटाट, कि वो नॉर्मली कहाँ रह सकते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया, पानी में भी मिल जाएंगे और सॉइल में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगी, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वहाँ हर जगह मिल जाएंगी नॉर्मल हैबिटाट के अंदर। यही तो है नॉर्मल हैबिटाट, एयर, वाटर और सॉइल। अब दूसरी चीज आती है कि वो नॉर्मल हैबिटाट के अलावा भी अनफेवरेबल जो कंडीशंस हैं हमारे लिए उसमें भी वो रह सकते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उसमें भी वो रह सकते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें वो रह सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी वो रह सकते हैं। तो उनके लिए वो तो हमारे लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है, लेकिन उनके लिए कैसी है, फेवरेबल कंडीशन है। हाई टेम्परेचर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन वो तो आराम से रह रहे हैं, तो उनके लिए वो फेवरेबल। हम अपने रेफरेंस से बता रहे हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह सकते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए, गर्म पानी के झरने, यहाँ पे भी ये मिल जाएंगे। और दूसरी चीज डेजर्ट में भी ये रह सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, क्लाइमेट बहुत ड्राई रहता है, यहाँ पे वो रह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है वहाँ पे भी रह सकते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पे भी रह सकते हैं, स्नो में भी रह सकते हैं। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी रह सकते हैं, जैसे डीप सी में रह सकते हैं। एक बात बता दूं कि ये कोई जैसे सी है, तो समुद्र में नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि वो डीप सी के अंदर रह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और वो कुछ एनिमल्स के इंटेस्टाइन के अंदर भी रह सकते हैं, स्टोमक के अंदर भी रह सकते हैं, तो वो गट में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसके, एनिमल्स के, एनिमल्स के वो गट में प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टोमक में प्रेजेंट हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं। और दूसरी चीज, अब हमने एक चीज पढ़ ली यहाँ पे, अपना पहला पॉइंट हैबिटाट हमने मोनेरा का देख लिया। अब हम पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर, मोनेरा का हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। मोनेरा के अंदर कौन से सेल्स आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। तो हम स्ट्रक्चर्स भी किसका पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी हम प्रोकैरियोटिक सेल का ही पढ़ेंगे।
अगर मुझे मोनेरा किंगडम्स के अंदर किसी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है जिसमें वो बैक्टीरिया आता है, मोनेरा किंगडम के अंदर क्या आता है, केवल एक ही मेंबर आता है, कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का मुझे स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स आती है। तो मुझे प्रोकैरियोटिक सेल का उसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, बैक्टीरिया की जो सेल डिटेल है उसको पढ़ूंगा, बैक्टीरिया की क्या है, सेल डिटेल को पढ़ूंगा। और दूसरी चीज मैं पढ़ूंगा कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है उसकी शेप क्या है, बैक्टीरिया की शेप को पढ़ूंगा। बैक्टीरिया सेल डिटेल मतलब बैक्टीरिया सेल डिटेल कहो या फिर बोल दो प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ाऊंगा। ये आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये मिलेगा द यूनिट ऑफ लाइफ में 11th क्लास की एनसीईआरटी में ही कुछ चैप्टर आगे है ये। मगर आपको समझाने के लिए इस मोनेरा किंगडम को मुझे उस चैप्टर के कुछ थोड़े पैराग्राफ्स को यहाँ समझाना पड़ेगा। तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले हम बैक्टीरिया की सेल डिटेल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया की शेप देखेंगे। तो बैक्टीरिया की सेल डिटेल पढ़ते हैं, चलो। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल इसको पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये हमेशा कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है। एक सेल होगी वही अपने आप में क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। एक सेल ही होगी वही पूरा क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है अपना वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल है हमेशा कैसी रहेगी, ऑलवेज यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर हमेशा सिंगल सेल रहेगी, वो सिंगल सेल ही अपने आप में क्या होगा, पूरा का पूरा बैक्टीरिया होगा, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म होगा। ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर के अंदर ओनली क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के हमने अंदर देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा कैसी होंगी, यूनिसेलुलर होंगी। बैक्टीरियल सेल हमेशा कैसी होंगी, यूनिसेलुलर होंगी। तो दूसरी चीज आती है इनका साइज। तो इनका साइज कितना होता है, तो नॉर्मली बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स का नॉर्मल जो साइज होता है वो 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोमीटर को बोलते हैं 10 की पावर -6 मीटर। माइक्रोमीटर होता है वो 10 की पावर -6 मीटर होता है, कुछ नहीं। लेंथ की बहुत छोटी यूनिट होती है माइक्रोमीटर। तो जो नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल है, जो नॉर्मल प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका ये साइज है कितना, 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर। लेकिन जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, जो क्या होगा, सबसे छोटा बैक्टीरिया होगा, स्मॉलेस्ट सेल, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होगी या स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा वो हुआ कौन सा, माइकोप्लाज्मा। उसका क्या नाम है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, उसके अंदर एक बैक्टीरिया आता है। उस माइकोप्लाज्मा क्या है, एक ग्रुप है बैक्टीरिया का पूरा। ये जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर पूरा ये ग्रुप है, इसके अंदर कौन है, माइकोप्लाज्मा। एक ग्रुप में, एक ग्रुप में है जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और दूसरे में है जैसे आर्कीबैक्टीरिया। आगे पढ़ाऊंगा ये पूरा आर्कीबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया एनावीना, कुछ ओसिलाटोरिया होते हैं, और स्पाइरुलिना होते हैं, नोस्टेक होते हैं। ये तो माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है बैक्टीरिया के अंदर।
तो ये माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है बैक्टीरिया के अंदर। इसके अंदर माइकोप्लाज्मा ग्रुप के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो क्या है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है। तो इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर या 0.3 माइक्रोमीटर, इतना ही होता है पीपीएलओ का, 0.1 माइक्रोमीटर। और जो माइकोप्लाज्मा जो पूरा ग्रुप है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर हो सकता है। स्पेसिफिकली जो पीपीएलओ है उसका 0.1 माइक्रोमीटर होगा। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक साइज हो सकता है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल हमने देखा, और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज देखा था ये 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है नॉर्मली, लेकिन हमने सबसे छोटा भी देख लिया जिसका साइज 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर होता है। तो ये पीपीएलओ है, इसको थोड़ा सा समझ लो। ये पीपीएलओ होता है, इसका पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। निमोनिया कॉज करता है ये बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इसमें, लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है ये स्मॉलेस्ट से। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो क्या है, ये बैक्टीरियल सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, बैक्टीरिया के सेल्स हैं। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं इनके। बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होंगे, टाइप्स होंगे। ये पूरा बैक्टीरिया, इसके अंदर भी क्या होंगे, टाइप्स होंगे। ये इसके अंदर ये पूरा बैक्टीरिया या कोई ग्रुप, और इसके अंदर क्या होंगे, टाइप्स होंगे। क्या होंगे, टाइप्स होंगे। तो उनको टाइप्स को पढ़ते हैं पहले। कितने प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो जो सबसे पहले आता है जो बैक्टीरिया, उसका नाम होता है उस ग्रुप का साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। और उसके बाद जो हमने अभी पढ़ा सबसे छोटा ग्रुप बैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा। फिर आ जाते हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में, मैंने बोला था कि हैबिटाट में जब आपको बताया कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बैक्टीरिया रहते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में रह सकते हैं। और नॉर्मल कंडीशंस में जैसे इकोलाई, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया रहते हैं। और चौथी कैटेगरी कर देते हैं, जैसे बाकी बचे हुए जो बैक्टीरिया आ जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे अदर बैक्टीरिया, जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे इकोलाई आ जाएगा, या फिर लैक्टोबैसिलस, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस। ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कुछ खासियत होती है, कुछ फीचर्स होते हैं जो इन्हें दूसरे बैक्टीरिया से अलग करती हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि नोस्टॉक और स्पाइरुलिना, एनावीना और ओसिलाटोरिया। एनावीना और ओसिलाटोरिया इसके अंदर आ जाते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं खुद से। ये क्या कर सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना सकते हैं खुद ही। फोटोट्रॉफिक होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोला जाता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इन्हें क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो हमने ये देख लिया, बैक्टीरियल सेल्स का साइज देख लिया हमने, और बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं वो भी देख लिए। साइनोबैक्टीरिया देखा, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा ग्रुप होता है बैक्टीरिया के अंदर, और वही पूरी अर्थ का सबसे छोटा लिविंग सेल्स भी है। आर्की बैक्टीरिया देखा, और दूसरे बैक्टीरिया देखे जो नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं।
और उसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जो हमने बताया था कि स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसकी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ देख लेते हैं सेल का। बेसिक सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स है उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले एक लेयर प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में। ये जो सबसे पहले सबसे बाहरी जो लेयर प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कोकैलिक्स ये यूकेरियोटिक के अंदर नहीं होती है, केवल प्रोकैरियोटिक में ही होती है। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी लेयर है। अब उसके अंदर एक लेयर और आती है, एक लेयर और आई है इसके अंदर, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये क्या हो गई, सेल वॉल। तो उसके अंदर एक और लेयर आएगी, उसके अंदर क्या आएगी, एक और लेयर आती है, उसके अंदर ये एक और लेयर आती है, उसके अंदर ये लेयर आएगी, इसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी लेयर, आउटर सबसे बाहरी होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल होती है, फिर तीसरे नंबर पे कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तीसरे नंबर पे कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिला के, ग्लाइकोकैलिक्स को, सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को, इन तीनों को मिला के हम बैक्टीरिया के अंदर इन्हें एक नेम दिया जाता है जिसे बोलते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप। तो सेल एनवलप की बात होगी तो उसके अंदर ये तीनों लेयर्स आ जाएंगी, ग्लाइकोकैलिक्स भी, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। तो इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और तो इसके अंदर जो मूवमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया अगर मूव कर रहा है, अगर बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, मूव कर रहा है, तो उसे मोटाइल बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसे मूव कराने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको मूव कराने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं किसके लिए, फॉर मूवमेंट कराने के लिए। ये मूवमेंट कराने के लिए प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ब्रिसल्स लाइक, मतलब जो टूथ ब्रश होता है अपना, तो उसमें वो जैसे ब्रश होते हैं वैसे ही कुछ छोटे छोटे ब्रश जैसे प्रेजेंट होते हैं। ये इन्हें बोला जाता है फिम्ब्रिया। इन्हें क्या बोला जाता है, फिम्ब्रिया बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पर, उन्हें बोला जाता है क्या, पिलाई। क्या, पिलाई। पिलाई, फिम्ब्रिये और फ्लैजिला ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सेल के बाहर प्रेजेंट है, ये सेल के बाहर प्रेजेंट है। तो पिलाई हो गया, फिम्ब्रिये हो गया, फ्लैजिला हो गया, ये सेल की बाहर प्रेजेंट होने के कारण इन्हें सरफेस स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन तीनों को मिला के बोला जाता है सरफेस स्ट्रक्चर्स। इन्हें क्या बोला जाता है, इन तीनों को मिला के बोला जाता है सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर ये देख लिया हमने। उसके अलावा यहाँ पे जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका वो होगा डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है उसे डीएनए ना बोलकर उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड है क्या, न्यूक्लियोइड कुछ नहीं है, बस क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है। जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसे थोड़ी इज्जत दे दी और उसे क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड बोल दिया। और इस बैक्टीरियल डीएनए के अलावा ये मेन डीएनए है, न्यूक्लियोइड क्या है, मेन डीएनए है। इसके अलावा कुछ और भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा कुछ और भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिन्हें हम एक्स्ट्रा डीएनए भी बोला जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा डीएनए भी बोलते हैं। ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा बोल दिया, एक्स्ट्रा डीएनए। डीएनए क्या, इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरिया में कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं हमें, तो उन मॉडिफिकेशंस को देख लेते हैं। उनको क्या है, मॉडिफिकेशंस को देख लेते हैं। वो क्या है, यहाँ पे कुछ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपस में क्या होती है, ऐसे मुड़ जाती है या कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है इस तरीके से। ये यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं या पिगमेंट प्रेजेंट हो सकता है कोई, और ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन फिर से एक ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ क्या बनाई, स्ट्रक्चर्स बनाई। तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, इसको कहाँ लिखूं, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या, मीजोजोम्स। इन्हें बोलते हैं मीजोजोम्स। जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन हो गया अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म साइड की तरफ, तो उस मॉडिफिकेशन को क्या बोला, मीजोजोम्स बोला। और इसी प्रकार से ये दूसरा मॉडिफिकेशन हुआ सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, ये कुछ क्या थे, पिगमेंट प्रेजेंट थे, तो इन्हें बोलते हैं क्या, क्रोमेटोफोर। इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। तो ये पूरा हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा सेल का, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो पहली लेयर देखी थी ग्लाइकोकैलिक्स, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, उसके बाद सेल वॉल देखा, फिर सेल मेम्ब्रेन देखा, फिर उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर उसको मूवमेंट कराने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे फ्लैजिला बोलते हैं, जो सरफेस पर प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया की सरफेस पे दो अलग स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होती है, जिसे फिम्ब्रियाई बोलते हैं और पिलाई भी बोलते हैं। उसके अलावा जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसे एक नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियोइड। उस बैक्टीरियल डीएनए के अलावा कुछ डीएनए अलग से भी प्रेजेंट होता है, उसे एक्स्ट्रा डीएनए बोलते हैं। और सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ सेल मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की तरह, तो उन्हें मीजोजोम्स बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन्स का अंदर की तरफ मॉडिफिकेशन हो जाएगा और उस पर कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, क्रोमेटोफोर बोला जाएगा। इनको आगे पढ़ेंगे और डिटेल में इन सभी को। तो जो हमने अपना देखा, ये ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह देख लिए हमने ये सब चीज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स को ही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल, और सबसे बाहर जो प्रेजेंट हुई उसे क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये वाली जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली, इसे बोलते हैं सेल वॉल, और जो सबसे अंदर है लेयर उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
तो जो ग्लाइकोकैलिक्स को देखते हैं, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ये पॉलीमर होता है। ये पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। जब बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। पॉली मतलब बहुत सारी, मर मोनोमर, बहुत सारी यूनिट जब एक लाइन में जुड़ती चली जाती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीमर बोला जाता है। तो ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है। लेकिन जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ए आया, ए, फिर बीच में कहीं बी आ गया, फिर सी आ गया, या फिर से ए आया, फिर डी आया, डी आ गया, तो ये एक जैसे पॉलीमर्स, एक जैसी मोनोमर यूनिट नहीं आ रही हैं, एक जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर ये एक जैसे रिपीट होते तो उनके लिए टर्म यूज किया जाता है होमो। होमो का मतलब सेम। ये अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स रिपीट हो रहे हैं, ये अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स रिपीट हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी क्या बना रहे हैं? लेयर सी बना रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं, जिसका नाम है क्या? पॉलीमर। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो यूनिट हैं बीच बीच में अलग भी हैं। यहाँ ए है, जैसे यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो अलग अलग हैं, तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है हेट्रो। तो ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। तो ये है तो पूरा कार्बोहाइड्रेट ही आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ग्लूकोज होता है वो सिंपल है, वैसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वही मिलके क्या बनाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स को बनाते हैं। अगर नाम याद रखना है आपको कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलके किस हेट्रोपॉलीमर को बनाते हैं, तो वो हेट्रोपॉलीमर का नाम होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसकी बनी होती है? वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। केमिकल कौन सा है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कहाँ प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। ये प्रेजेंट होती है कहाँ? आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, या बोलो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होती है, या आउटर टू सेल वॉल। ये प्रेजेंट होगी सेल वॉल के कहाँ? बाहर प्रेजेंट होगी। ग्लाइकोकैलिक्स है, इसके भी कुछ दो टाइप होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स है, इसके भी क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं इसके, टू टाइप्स। कैसे? जैसे ग्लाइकोकैलिक्स है अगर बहुत ज्यादा लूज है, लूज ग्लाइकोकैलिक्स है, तो उस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोल देते हैं? स्लाइम लेयर बोल देते हैं। क्या? स्लाइम लेयर बोल देंगे। अगर वही ग्लाइकोकैलिक्स रिजिड हो जाए, मतलब कठोर हो जाए, थिक हो जाए, मोटी हो जाए, हार्ड हो जाए, थिक हार्ड ग्लाइकोकैलिक्स है, तो उसे क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। जैसे ये ग्लाइकोकैलिक्स थी, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो पहले ये लूज है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, लेकिन समय के साथ ये बहुत ज्यादा थिक हो गई। कैसी हो गई? बहुत ज्यादा थिक हो गई, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गई, रिजिड हो गई, तो इस ग्लाइकोकैलिक्स को अब स्लाइम लेयर न बोल करके अब इसे क्या बोल रहे हैं? कैप्सूल बोल रहे हैं। है तो ये ग्लाइकोकैलिक्स, मगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है तो उसको अलग से बताने के लिए चलो स्लाइम लेयर बोल दिया, अगर थिक है तो कैप्सूल बोल दिया, नेचर के आधार पे ये। और इसका ग्लाइकोकैलिक्स का ये रोल होता है, वो क्या होता है? ये काम क्या करता है? ग्लाइकोकैलिक्स फंक्शन क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। कैसी प्रोटेक्शन? ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन इस तरह से प्रोवाइड करता है कि जैसे अगर ये बैक्टीरिया किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर ये एंटर कर गया, तो ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम होगा वो उसे बैक्टीरिया को क्या करने, खत्म करने की कोशिश करेगा।
तो बैक्टीरिया ने ये अपने अंदर ये थिक हार्ड लेयर डेवलप कर ली अपने चारों तरफ, ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किससे? इम्यून सिस्टम से। किसके? होस्ट के। कैप्सूल है वो क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को फ्रॉम किससे? होस्ट के इम्यून सिस्टम से। होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम से ये प्रोटेक्शन देता है। कौन? कैप्सूल। होस्ट मतलब होता है जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर अगर बैक्टीरिया जाके रह रहा है या कोई डिसीज कर रहा है तो उस ह्यूमन को क्या बोला जाएगा? होस्ट बोला जाएगा। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। अगर ये कहीं दूसरे एनिमल्स पे ये बैक्टीरिया जाके रह रहा होता तो वो एनिमल क्या हो जाता? होस्ट हो जाता। इस तरह से जैसे आप दूसरे के घर पे जाके रहें तो वो आदमी जो आपको रख रहा है तो वो कौन हुआ? आपका होस्ट हुआ। इस प्रकार से तो जो हमने पहली जो कवरिंग थी वो पढ़ ली, वो था ग्लाइकोकैलिक्स। अब दूसरी है, दूसरी पढ़ते हैं। वो है कौन? सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं अंदर। ग्लाइकोकैलिक्स हमने सबसे बाहरी लेयर पढ़ ली, फिर अब क्या पढ़ रहे हैं? सेल वॉल पढ़ रहे हैं। सेल वॉल है ये कहाँ प्रेजेंट होती है वो लिख लो पहले। सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। और कैसी, इसका नेचर कैसा है? सेल वॉल है, इसका नेचर कैसा है? सेल वॉल का जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा कैसी है? कठोर है, रिजिड है, हार्ड है। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है और या हार्ड होती है। इसका रोल क्या होता है? फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? रोल देखते हैं इसका, या फंक्शन क्या होता है इसका वो देखते। तो इसका जो रोल है, पहली चीज ये क्या? ये रिजिड है और हार्ड है तो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करे? ये शेप प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है? पहला शेप प्रोवाइड करता है ये बैक्टीरिया को। प्रोवाइड शेप, शेप प्रोवाइड करता है किसको? बैक्टीरिया को। दूसरा, जो बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है पूरा अंदर का, जिसके अंदर बहुत ऑर्गेनेल्स हैं जो हमने देखा, डीएनए वगैरह, इन सभी को, पूरे स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। शेप प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी चीज स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड कर रहा है क्या? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और तीसरी चीज है, जैसे अगर बैक्टीरिया है, यहाँ पे क्या है? H2O मान लेते, पानी। यहाँ पे क्या है? पानी भरा हुआ है पूरा, और ये बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरियल सेल है। तो ये पानी बाहर बहुत है। अगर पानी बैक्टीरिया के अंदर कम है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर में बहुत ज़्यादा है और H2O की कंसंट्रेशन अंदर में, बैक्टीरियल सेल के अंदर में कम है, तो ज़्यादा वाले से अंदर की तरफ पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। H2O कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा? बैक्टीरिया सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर फ्लो करेगा कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जब H2O जब एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर तो ये फूल जाएगी। कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट हुई, वो सेल वॉल इस बैक्टीरिया को फटने से बचा लेती है। किससे बचा लेती है? फटने से बचा लेती है। और फट क्यों रही थी?
पानी एंटर कर रहा था, और जब प्रेशर लगाता है, जब पानी प्रेशर लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये पानी जब प्रेशर लगाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और पानी जब एंटर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंटर कर रहा है इसलिए एंडो ऑस्मोसिस, अगर यही पानी बाहर जा रहा होता एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। पानी अंदर आ रहा है बैक्टीरिया के अंदर, तो पानी के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑस्मोसिस का। अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, ऑस्मोसिस यूज करेंगे। तो जब पानी अंदर एंटर कर रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, और पानी यही बैक्टीरिया से बाहर जाता तो एक्सो ऑस्मोसिस बोलते। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सेल वॉल है वो प्रिवेंट करती है फ्रॉम ऑस्मोटिक बरस्टिंग से, बैक्टीरिया को फटने से रोकती है। किससे, बैक्टीरिया को फटने से रोकती है। पानी जब प्रेशर लगाता है इस वजह से वो स्वेल हो जाती है, उसको फटने से कौन रोकता है, सेल वॉल रोकती है। ऑस्मोटिक बरस्टिंग, इसको सिंपल लैंग्वेज में जैसे लिख सकते हो, जैसे समझने के लिए, बरस्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस या एंट्री ऑफ वाटर लिख लो। बरस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, बरस्टिंग हुई थी बैक्टीरियल सेल की, किसकी वजह से, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, पानी की एंट्री की वजह से। तो सेल वॉल का फंक्शन देख लिए, 3 फंक्शन थे। ये शेप प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है बैक्टीरियल सेल को। तीसरा ये ऑस्मोसिस बरस्टिंग से बचाता है, जो पानी एंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर तो उसे फटने से बचाएगा। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो बनी होती है एक केमिकल की, जिसका नेम होता है, उस केमिकल का नेम होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को थोड़ा सा समझ लो, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, पेप्टाइड जुड़ा होता है किससे, पेप्टाइड जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रोटीन, और प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमाइनो के। तो पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड का अर्थ होता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। और ग्लाइकेन का मतलब होता है कोई कार्बोहाइड्रेट या शुगर। ग्लाइकेन का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या कोई शुगर या पॉलीसेकेराइड। जब अमाइनो एसिड की चेन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ जाती है तो क्या बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। यही पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल का निर्माण करता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। उदाहरण के लिए, तो समझने के लिए केवल, जैसे जो प्लांट की सेल वॉल होती है, केवल समझने के लिए है ये प्लांट की जैसे सेल वॉल होती है, आपने पढ़ा होगा किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये भी एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार से जैसे फंजाई है, जो फंजाई की जो सेल वॉल होगी, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो भी किसकी बनी होती है, वो जैसे बनी होती है
केमिकल की, उसका नाम होता है काइटिन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बना होता है। इसी प्रकार से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडो किसकी बनी होती है, ग्लाइकेन की बनी। अब थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। जो हमने आपको टाइप्स बताए थे बैक्टीरिया के, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और कुछ जैसे लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, ये सभी जो बैक्टीरिया बताए थे उन्हीं के अंदर कुछ बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, तो उसको समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चैप्टर है द यूनिट ऑफ सेल का ही, जो अभी पढ़ा रहे थे वहीं से आगे वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो उस पैराग्राफ को मैं यहाँ समझा। तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तक आपको ले जाने के लिए मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा स्टेनिंग का। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना, किसी भी चीज को क्या प्रोवाइड करना, कलर प्रोवाइड करना। स्टेनिंग यहाँ पे किससे बना हुआ है, स्टेन से, और आईएनजी मतलब कोई प्रोसेस होगी, कलर देने की कोई प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेनिंग बोलते हैं। तो स्टेनिंग के अंदर जो स्टेन है, स्टेन का मतलब क्या होता है, स्टेन कोई केमिकल होता है। स्टेन क्या होता है, केमिकल होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड कलर। ये किसी भी चीज में क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। स्टेन क्या होगा, केमिकल होगा जो कलर प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रोसेस को, किसी भी चीज को अगर हम किसी केमिकल के द्वारा कलर दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्टेनिंग बोलेंगे। तो हम कलर प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कुछ चीजें हमें आसानी से विजुअल नहीं होती, हमें उनकी स्टडी करने के लिए या उन्हें हाईलाइट करने के लिए उन चीजों को, जैसे सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स को अच्छे से देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए उन्हें हमें कलर देना पड़ता है, दूसरी चीजों से अलग करना पड़ता है, जिससे हम उन्हें अच्छे से देख पाए या पढ़ पाए। तो कलर प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सो दैट, जिससे कि दे आर विजिबल इजीली, वो क्या हो, विजिबल हो आसानी से, बहुत ज्यादा आसानी से हम उन्हें देख पाए। तो ये कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे प्रोवाइड कलर प्रोवाइड करना है, जैसे हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किसको, सेल ऑर्गेनल्स को देखना चाहते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनको देखना चाहते हैं, तो हमें स्टेन करना पड़ेगा, स्टेनिंग करनी पड़ेगी, कोई स्टेन केमिकल डालना पड़ेगा देखने के लिए। या फिर हम प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो भी हमें क्या, स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो हमें कोई सेल की स्टडी करनी है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, खासतौर से प्रोकैरियोटिक सेल, तो हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो ये स्टेनिंग है, स्टेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। स्टेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। ये डेवलप की गई थी, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, एक साइंटिस्ट के द्वारा। ग्राम स्टेनिंग है वो डेवलप की गई थी। ये जो स्टेनिंग जो टेक्निक है वो डेवलप की गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था क्रिस्टियन ग्राम। इसीलिए इस स्टेनिंग प्रोसेस को हम ग्राम स्टेनिंग भी बोलते हैं। इस वजह से हम स्टेनिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसी वजह से जो स्टेनिंग है
इसे हम बायोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेवलप की गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। स्टेनिंग को क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर हम करते क्या है, तो क्रिश्चियन ग्राम ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने कुछ बैक्टीरियाज पे कलर डाले, तो उन्हें पता चला कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो उस कलर को पकड़ लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया उस कलर को नहीं पकड़ पाते, उस स्टेन को नहीं पकड़ पाते। जो बैक्टीरिया स्टेन को या केमिकल को पकड़ लेते हैं और कलर देते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, या वो बैक्टीरिया जो कलर नहीं देते उन्हें क्या बोला जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। तो देखते हैं ये होता कैसे है, टेक्निक को देखते हैं ग्राम स्टेनिंग की। जो ग्राम स्टेनिंग की जो टेक्निक है उसको देखते हैं। टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग की जो टेक्निक है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग की जो टेक्निक है उसको पढ़ते हैं। तो क्या किया उन्होंने, तो इसमें क्या किया जाता है, एक स्लाइड ली जाती है। क्या ली जाती है, सबसे पहले एक स्लाइड ली जाएगी, लैब के अंदर होती है ये स्लाइड, मतलब कांच की प्लेट की तरह होती है ये, और इसके अंदर हमने अगर बैक्टीरिया डाले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। इस स्लाइड के अंदर क्या कराएंगे, ये स्लाइड है और इसके अंदर क्या कराया, बैक्टीरिया को ग्रो कराया बहुत सारे। जब बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे तो इस स्लाइड में हम क्या देंगे, अब कलर ऐड करेंगे, केमिकल ऐड करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं। स्टेन केमिकल, ये स्टेन ऐड करेंगे इसके अंदर। तो वो स्टेन ऐड करेंगे, वो कौन सा केमिकल होगा, वो कौन सा केमिकल ऐड करेंगे इसमें हम केमिकल ऐड करते हैं, उसका नाम होता है क्रिस्टल वायलेट या जेनेटियन वायलेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट। कलर हमने ऐड किया तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो प्लेट थी, ये स्लाइड है, इसके अंदर क्या थे, बैक्टीरिया थे। इसके अंदर क्या थे, बैक्टीरिया थे। तो ये क्रिस्टल वायलेट जो हमने कलर दिया है इसको, तो इसका ये जो कलर होगा बैक्टीरिया के अंदर वो एंटर कर जाएगा, तो इन सब का जो कलर कैसा हो जाएगा, वो वायलेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा इसमें। अभी और सभी बैक्टीरिया है इसके अंदर स्टेन एंटर कर गया। यहाँ लिख लेते हैं छोटी सी हिंट कि जो स्टेन है वो एंटर कर जाता है इन ऑल बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया के अंदर वो क्या कर गया, एंटर कर गया और कलर दे रहा है कैसा, वायलेट कलर देगा। अब जो अगला स्टेप होगा हमारा, अब जो इसमें अगला स्टेप होता है उसमें होता है ये कि फिर से हमने ये बनाई एक, हमने फिर से क्या ली, स्लाइड ली। इसके अंदर क्या थे, बैक्टीरिया थे। इसके अंदर क्या थे, बैक्टीरिया थे, जो कैसे हो गए थे, वायलेट कलर के हो गए थे। वो हो गए थे अब वायलेट कलर की। अब हम क्या करेंगे, इस जो स्टेन है इसको अब हटाएंगे। पहले हमने स्टेन ऐड किया, अब हम क्या करेंगे, स्टेन को हटाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी चीज, जो हमने स्टेन यहाँ पे फिक्स किया बैक्टीरिया के अंदर, उसमें भी एक केमिकल यूज करा जाता है स्टेन को फिक्स करने के लिए, उसका नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड। ये छोड़ भी सकते हैं आप, याद भी नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं ये। तो ये कलर एंटर किया यहाँ पे आयोडाइड। अब हम क्या करेंगे, इस कलर को हटाएंगे। तो इस कलर को हटाएंगे कैसे,
तो इस कलर को हम हटाएंगे केमिकल की मदद से, एक जिसका नाम होता है एसीटोन। आपने सुना होगा एसीटोन, या दूसरा ले सकते हैं क्या, एल्कोहल। एल्कोहल जब इस पर डालेंगे या एसीटोन इस पर डालेंगे तो ये स्टेन होगा, वो क्या होगा, डीकलराइज, मतलब हटेगा। ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, डीकलराइज होंगे, ये सब कैसे होंगे, हटेंगे, कलर हटेगा। तो इस स्टेप को क्या बोल देते हैं, डी स्टेनिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डी स्टेनिंग बोलते हैं। स्टेनिंग मतलब कलर प्रोवाइड करना, या डी स्टेनिंग मतलब कलर हटाना। तो बैक्टीरिया के अंदर अब क्या हुआ, जब हमने एसीटोन या अल्कोहल डाला तो कुछ जो बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर, जो कुछ बैक्टीरिया होंगे वो अभी भी पर वायलेट कलर के होंगे, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया होंगे एसीटोन और एल्कोहल डालने पर वो अपना कलर क्या कर देंगे, हटा देंगे। वो अपना कलर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जो वायलेट है वो निकल जाएगा इनसे। और जो बैक्टीरिया जिनमें अभी भी एसीटोन और एल्कोहल डालने पर अभी भी उनमें जो वायलेट कलर बचा है, उन बैक्टीरिया को ही क्या बोला जाता है, उन बैक्टीरिया को ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। उन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, उन बैक्टीरिया को ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। और जो बैक्टीरिया जिन्होंने जो वायलेट कलर था, स्टेन है, जो वायलेट कलर था उसको हटा दिया, मतलब जो क्रिस्टल वायलेट था, ये क्रिस्टल वायलेट जो केमिकल था एसीटोन डालने पर, क्रिस्टल वायलेट था एसीटोन डालने पर जिन बैक्टीरिया से ये हट गया, तो उन बैक्टीरियाज को एक नाम दिया, उन बैक्टीरियाज को नाम दिया क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, वो स्टेन को रिटेन करके रखेंगे, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो स्टेन को लॉस कर देंगे, वो उस केमिकल को लॉस कर देंगे। इसी वजह से हम कुछ बैक्टीरियाज को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनता ही क्यों है, क्यों एक बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन कर लेता है और दूसरा बैक्टीरिया रिटेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाते हैं हम, जैसे ये हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई और यहाँ पे ये क्या बनाया, सेल वॉल बनाया, ये क्या बनाया, सेल वॉल बनाया। अगर सेल वॉल इसकी थिन है, अगर क्या है, सेल वॉल इसकी क्या है, थिन है, अगर सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट हैं, अगर इनके अंदर पिलाई प्रेजेंट है या पोर प्रेजेंट है, तो इन पोर्स को क्या बोला जाएगा, इन पोर्स को पोरेंस बोलते हैं। सेल वॉल के अंदर जो छेद प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, इन्हें पोरेंस बोला जाता है। दूसरी चीज, ये मेन चीज है, सेल वॉल अगर थिन है, ये तो भूल भी सकते हो पोरेंस वगैरह, अगर सेल वॉल थिन है तो वो स्टेन को लूज कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, सेल वॉल थिन है तो स्टेन को क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा, स्टेन वहां से हट जाएगा। एल्कोहल डालने पर स्टेन आसानी से हट जाएगा, स्टेन लूज हो जाएगा इजीली, बहुत आसानी से। अगर दूसरा यहाँ बैक्टीरिया बनाए और उस बैक्टीरिया की क्या है, बाहर वाली सेल वॉल है, अगर ये सेल वॉल बहुत ज्यादा कैसी है, थिक है, सेल वॉल कैसी है, ये थिक है, सेल वॉल अगर ये थिक है, अगर ये सेल वॉल थिक है तो वो स्टेन को रिटेन कर लेगा, वो स्टेन को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा, वो स्टेन को रिटेन कर लेगा। वो एल्कोहल डालने पर या एसीटोन डालने पर स्टेन को रिलीज नहीं करेगा बहुत आसानी से। और जिसकी सेल वॉल थिन है और जिसने स्टेन लूज कर दिया आसानी से,
अब वो डीकलराइज हो गया, मतलब उसमें जो पहले जैसा उसका कलर था वैसा ही हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उन बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं, उन बैक्टीरियाज को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज बोलते हैं। जो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल थिक थी और जिसके कारण स्टेन रिटेन हुआ, उन बैक्टीरियाज को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। उन बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज बोलते हैं। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या, इसके अंदर ये देख लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव के अंदर कौन कौन से वो बैक्टीरिया होते हैं। तो इनके अंदर एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है माइकोप्लाज्मा, वो होता है कोप्लाज्मा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इकोलाई है वो भी कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इकोलाई पे अगर आपने स्टेन डाला, फिर उसके बाद आपने एसीटोन से, अल्कोहल से उसकी डी स्टेनिंग की, तो वो स्टेन को क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा, इसीलिए उसे ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। इकोलाई एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है इसका साइनोबैक्टीरिया, और एग्जाम्पल है इसका क्या, साइनोबैक्टीरिया। और जैसे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके अंदर एग्जाम्पल है किसका, क्लोस्ट्रीडियम का, किसका, क्लोस्ट्रीडियम का एग्जाम्पल है। दूसरा लैक्टोबैसिलस आता है इसके अंदर, लैक्टोबैसिलस है, वो भी कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बात वो ये है कि जो एनसीईआरटी है, द यूनिट ऑफ सेल में जो चैप्टर है, द यूनिट ऑफ सेल चैप्टर से ये पढ़ा रहा था मैं पैराग्राफ, तो उसके अंदर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, वो कहती है कि सेल एनवलप होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, वो थिक होता है, इस वजह से वो कलर को क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। तो वो बोल रही है एनसीईआरटी की सेल एनवलप थिक है। तो सेल एनवलप के अंदर 3 चीजें आती थी, मैंने आपको बताया, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या चीज थी, वो सेल वॉल थिक थी। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, वो क्या कहती है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल एनवलप होता है, सेल एनवलप होता है किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव पूरा ही लिख लेते हैं, सेल एनवलप होता है किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है, बैक्टीरिया का वो कैसा होता है, थिक होता है। इसकी वजह से डिस्टेनिंग करने पर वो स्टेन को लूज कर देता है आसानी से। तो लिख लेते हैं इसको, सो ड्यूरिंग द डिस्टेनिंग के दौरान जो डाई होगी या जो स्टेन होगा, वो क्या हो जाएगा, स्टेन होगा, वो डज नॉट लूज, वो लूज नहीं होगा, इससे आसानी से लूज नहीं होगा। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल एनवलप होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से वो स्टेन को लूज नहीं करता है और कलर बनाए रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन हमने बताया सेल एनवलप के अंदर कितनी चीज़ें होती है, सेल एनवलप है, इसके अंदर क्या क्या होता है, सेल एनवलप के अंदर मैंने बताया था, इसमें क्या होगी, सेल बॉल होती है, और क्या होता है, प्लस ग्लाइको कैलिक्स भी होता है, और प्लस सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो यहाँ पे कौन सी चीज थिक है, सेल वॉल थिक है। सेल एनवलप के अंदर कौन सी चीज थिक है, सेल वॉल थिक है। तो ये हमने देख लिया कि कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, उनकी एक क्या है, कैटेगरी है बैक्टीरिया के अंदर ही। तो हमने 2 चीजें पढ़नी, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया और सेल वॉल पढ़ ली। सेल वॉल के आधार पे ही एक कैटेगरी निकल के आई थी बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसको भी पढ़ लिया। अब जो सेल वॉल
के अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन को कहाँ पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। और जो इसके अंदर है ये है सेल मेम्ब्रेन। इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन। तो अब जो अगली स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है, वो हमने सरफेस स्ट्रक्चर देखी थी 3। बताया था आपको, फ्लैजिला, फिम्ब्रिए और पिलाई। तो हम जो चौथी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी, फ्लैजिला। फ्लैजिला को देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कोई ये बैक्टीरिया है, ये मूव नहीं कर रहा। जैसे मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया को मूव करना है तो इसको एक स्ट्रक्चर चाहिए होगी। इस बैक्टीरिया को क्या चाहिए होगी, एक स्ट्रक्चर चाहिए होगी। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। ये जब हिलती है, ये मूवमेंट करती है, तो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। ये फ्लैजिला ऐसे स्पाइरल में क्या करती है, मूव करती है स्पाइरली, और बैक्टीरिया आगे बढ़ता चला जाता है। तो फ्लैजिला इसमें लिखती है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर किसी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो हमें क्या चीज़ पता चल रही है, हमें उससे ये पता चल रहा है कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया कैसा है, मोटाइल है, वो मूव कर सकता है। इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, अगर क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, देन बैक्टीरियल सेल होगी, देन बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल होगा। बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल होगा। लेकिन ये फ्लैजिला होता है हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट भी नहीं होता। जैसे कोई बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है, अगर कोई बैक्टीरिया क्या है, नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर रहा, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट नहीं है। तो उसके अंदर क्या नहीं है, प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगी बैक्टीरिया के अंदर तो वो मोटाइल हो जाएगा। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगी तो वो नॉन मोटाइल हो जाएगा। तो किन बैक्टीरियाज के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो फ्लैजिला प्रेजेंट है, देखेंगे फ्लैजिला प्रेजेंट कौन से बैक्टीरियाज के अंदर होता है, उसका एग्जांपल है ई कोलाई, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दूसरा बैक्टीरिया है स्पाइरिलम, इसके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर वो बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला कैसा है, एब्सेंट है, फ्लैजिला कैसा है, एब्सेंट है, उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, बैक्टीरिया कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। उसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। और माइकोप्लाज्मा इसका एक एग्जांपल और है। और दूसरा लिख सकते हो कोकस, रहने चलो लिख लो कोकस। तीसरा बैक्टीरिया कौन सा है, कोकस। तीसरा बैक्टीरिया क्या है, कोकस। तो ये फ्लैजिला है, बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला को थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए फ्लैजिला है क्या, याद रखने के लिए।
जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतना ही आप अच्छे से याद रख पाएंगे। बैक्टीरियल सेल, जैसे ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, तो फ्लैजिला है। फ्लैजिला के भी 3 पार्ट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उस फ्लैजिला के कितने पार्ट होंगे? उस फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। उस फ्लैजिला के क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। उस फ्लैजिला के क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, जिसके साथ ये जुड़ा रहता है बैक्टीरिया के साथ फ्लैजिला। बेसल बॉडी पार्ट होता है। बेसल बॉडी के माध्यम से ही ये फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर जुड़ा रहता है। तीसरा जो पार्ट होता है हुक, तीसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हुक। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसे बोलते हैं क्या? फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो बेसल बॉडी, उसके बाद हुक, और तीसरा सबसे लंबा पार्ट फिलामेंट। ये बैक्टीरिया के अंदर है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, उसके अंदर हुक प्रेजेंट नहीं होता। वो अभी रहने दीजिए, पहले बैक्टीरिया के अंदर ही देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसके कितने पार्ट होंगे? 3, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो ये जो फ्लैजिला होता है, ये जो फ्लैजिला है वो किसका बना होता है? फ्लैजिला होता है इज मेड अप ऑफ, फ्लैजिला बना होता है एक प्रोटीन का। फ्लैजिला किसका बना होता है? एक प्रोटीन का, जिसका नाम होता है फ्लैजिलीन। जिसका नाम क्या होता है? फ्लैजिलीन। जिसका नाम होता है फ्लैजिलीन प्रोटीन। फ्लैजिलीन प्रोटीन इसका बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है। आगे और थोड़ी सी डिटेल लेते हैं फ्लैजिला की। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला के लिए एक बायोलॉजी में दूसरा टर्म भी यूज किया जाता है, इसे ट्राइकस बोलते हैं, ट्राइकस। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वहां पे एक टर्म यूज करेंगे, क्या? ट्राइकस। अगर जैसे फ्लैजिला किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, आगे समझ में आएगा ये थोड़ा सा। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो वहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या? ट्राइकस। ट्राइकस से हमें ये पता चल जाएगा, कहीं लिखा हुआ है ट्राइकस, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब वो कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है वो पता नहीं चलेगा, वो आगे जब मैं बताऊंगा तब समझ आएगा। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया है इस तरह से, ये क्या है? उसका फ्लैजिला है, तो एक फ्लैजिला प्रेजेंट है इसके अंदर, तो एक के लिए आएगा मोनो, और फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या? ट्राइकस। तो ये बैक्टीरिया कैसा होगा? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। अगर इसी प्रकार से अगर बैक्टीरिया तो है लेकिन फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं, तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं तो ट्राइकस वर्ड है वो यूज नहीं होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ए ट्राइकस। ये बैक्टीरिया कैसा है? ए ट्राइकस है, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है, विदाउट फ्लैजिला है। ये कैसा है? विदाउट फ्लैजिला है। तो मैं बोलूं कि ए ट्राइकस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो ए ट्राइकस मतलब जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है उसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, क्या? साइनोबैक्टीरियम। ये देखो साइनोबैक्टीरियम कैसा है? ए ट्राइकस है। इकोलाई ट्राइकस है, स्पाइरिलियम ट्राइकस है, माइकोप्लाज्मा ए ट्राइकस, कोकस ए ट्राइकस। और आगे अगर कोई सेल है उसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट हैं? अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, दोनों तरफ फ्लैजिला क्या है? प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है एम्फीट्राइकस। वो कौन सा टर्म होगा? वो होगा एम्फीट्राइकस। वो केवल आपको
टर्म याद रखने हैं, जिससे कहीं लिखा हो किसी बुक वगैरह में कि मोनोट्राइकस, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर एक फ्लैजिला है। कहीं एट्राइकस लिखा है तो आपको पता चल जाए, दिमाग में क्लिक हो जाए कि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी बुक में एम्फीट्राइकस कहीं वर्ड लिखा आ जाता है पढ़ते टाइम, तो पता चल जाना चाहिए कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब एक और, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है और चारों तरफ प्रेजेंट है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है बैक्टीरिया में और वो कहाँ है, चारों तरफ प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है पेरीट्राइकस। पेरी मतलब चारों तरफ, पेरीट्राइकस। उसके बाद अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक साइड प्रेजेंट है लेकिन वो बंच में प्रेजेंट है, बंडल्स में प्रेजेंट है वो, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस, ये टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे, अगर उसमें ये टर्म यूज हो तो आप उसे समझ पाएं। एनसीईआरटी के अलावा या एनसीईआरटी में भी कहीं ये वर्ड लिखे हैं तो आप उनको समझ जाना चाहिए आपको। ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, बंडल में प्रेजेंट है एक साइड, दूसरी साइड भी बंडल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाएगा उसका नाम होगा लोफोट्राइकस। क्या टर्म होगा इसके लिए, वो टर्म होगा लोफोट्राइकस। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये केवल टर्म है, जैसे आप सेल्फ स्टडी करें बुक वगैरह से तो आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए बताया। मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजिला ही प्रेजेंट नहीं होगा, एम्फीट्राइकस मतलब दोनों तरफ फ्लैजिला होगा। कैसे होगा, दोनों तरफ फ्लैजिला होगा। पेरीट्राइकस मतलब चारों तरफ फ्लैजिला होगा, पेरीट्राइकस का मतलब चारों तरफ क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और सेफेलोट्राइकस में बंडल्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा एक साइड में, और लोफोट्राइकस में बंडल्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कहाँ, दोनों साइड में। अब जो 5वां स्ट्रक्चर है अपना बैक्टीरियल सेल का, उसका नेम है फिम्ब्रियाई। उसका नेम क्या है, फिम्ब्रियाई। उसका नेम है फिम्ब्रियाई। ये भी कैसा है, सरफेस स्ट्रक्चर। 3 सरफेस स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई और पिलाई। तो बैक्टीरिया ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये बैक्टीरिया है तो फिम्ब्रिया होंगे, ये फिम्ब्रिया, इनकी संख्या फ्लैजिला से बहुत ज़्यादा रहती है। फ्लैजिला की संख्या कम रहती है किसी सेल के अंदर, लेकिन फिम्ब्रिया की जो संख्या होती है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला। तो ये फिम्ब्रियाई होते हैं, ये होते हैं कैसे, ब्रिसल लाइक, मतलब कि जो टूथब्रश होता है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं इनकी तरह होता है ये कैसे होते हैं, ये ब्रिसल शेप्स के होते हैं, ब्रिसल लाइक होते हैं। और ये मोर होते हैं नंबर में, मोर इन नंबर एज कंपेयर टू फ्लैजिला, एज कंपेयर टू फ्लैजिला। और इनका जो रोल होता है वो होता है, अब इनका रोल देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है फिम्ब्रियाई का। जो इनका फंक्शन होता है वो होता है अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरिया है उसको कहीं ठहरना है, रुकना है, स्टेबिलिटी चाहिए उसे, तो वो अटैच हो जाएगा किसी रॉक से या किसी होस्ट से, किसी एनिमल से अगर उसे अटैच होना है तो वो उससे क्या हो जाएगा, फिम्ब्रियाई की मदद से क्या होगा, अटैच होगा। तो किसके लिए रोल है इसका, अटैचमेंट के लिए रोल है, अटैचमेंट के लिए ऑन किसी भी सबस्ट्रेटम पर जहाँ पे वो अटैच हो रहा है, उसको क्या बोले, सबस्ट्रेटम बोले, या वो अटैच हो सकता है किसी होस्ट पे, एनिमल पे, या किसी रॉक पे। जैसे रिवर बह रही है और तो पानी के साथ वो बहना जाए, तो यहाँ तो ये रॉक रखा हुआ है तो इस पे वो फिम्ब्रियाई की मदद से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब अटैच हो जाएगा। तो अब जो अगला जो स्ट्रक्चर है अपना वो है पिलाई। बैक्टीरिया के अंदर जो अगला स्ट्रक्चर है वो है
पिलाई। तो कोई बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर ये ट्यूबुलर शेप का होता है। ये क्या है, ये फेब्रिए है। ये पिलाई है। तो ये कैसे होते हैं शेप में, ये ट्यूबुलर शेप होते हैं, ट्यूब की तरह, अंदर से खाली, मतलब ट्यूब की तरह होते हैं। और इनकी संख्या भी कैसी होती है, कम होती है, लेस होती है नंबर में, किसकी तरह, फ्लैजेला की तरह। ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन के बने रहते हैं। उस प्रोटीन का क्या नेम होता है, उसका नेम होता है पाइलिन। उस प्रोटीन का नाम पाइलिन है जिसके ये बने होते हैं। इनका जो रोल होता है पिलाई का, ये क्या फंक्शन करते हैं, वो करते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, मतलब कुछ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर करेंगे। जैसा ह्यूमंस में इतना कॉम्प्लेक्स होता है ऐसा कुछ नहीं, बस वो जेनेटिक मटेरियल, या यूं बोलो एग्जैक्टली बात करूं तो मैं एक्स्ट्रा डीएनए है उसको वो ट्रांसफर करते हैं। एक्स्ट्रा जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया से जब वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोल देते हैं। तो ये किसमें हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर। तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसे हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है कंजुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मतलब कंजुगेशन।